एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 20 जून 2025 के इम्पॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स। तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट थ्री टॉपिक्स। फर्स्ट टॉपिक इज न्यू ग्रीन इंडिया मिशन रोड मैप। ग्रीन इंडिया मिशन क्या है और ग्रीन इंडिया मिशन का रोड मैप नए तरीके से लॉन्च किया जा रहा है। तो सब्जेक्ट क्या आएगा इसका? इन्वायरमेंट। प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, मेंस में पेपर जीएस 3 के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। सेकेंड टॉपिक इज ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स। ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स प्रीलिम्स के लिए हाईली इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी इंडेक्स। और अगर हम इसकी बात करें कि मेंस में इसको यूज कर सकते हैं क्या, तो मेंस में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम जीएस पेपर 1 लिखेंगे, अर्बनाइजेशन लिखेंगे, अर्बनाइजेशन, उसमें हम इसका जिक्र कर सकते हैं, है ना, सोसाइटी वाले टॉपिक्स में। द मिसिंग माइनिंग ड्राइव माइनिंग के रिलेटेड है, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी, एनर्जी, आईआर के लिए हाईली इंपॉर्टेंट होगा मिसिंग माइनिंग ड्राइव। फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, न्यू ग्रीन इंडिया मिशन रोड मैप। यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव रिलीज द रिवाइज्ड ग्रीन इंडिया मिशन डॉक्यूमेंट फॉर 2021-2030 पीरियड। यूनियन मिनिस्टर जो है भूपेंद्र यादव, उन्होंने रिलीज किया है रिवाइज्ड ग्रीन इंडिया मिशन डॉक्यूमेंट। ग्रीन इंडिया मिशन का रिवाइज डॉक्यूमेंट 2021 से 2030 पीरियड के लिए। ऑलरेडी हम 2025 में हैं, तो बीच में क्या हुआ है? रिवाइज हुआ है। और ये कब रिलीज किया गया था? वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट। वर्ल्ड डे जिससे कि हम लोग डेजर्टिफिकेशन को और ड्राउट को कॉम्बैट करते हैं, लड़ते हैं, वो जून 17 को होता है। उस दिन इसको लॉन्च किया गया था। जून 17 को क्या था इस साल? डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट डे। और इस साल क्या बात हो रही थी? रिस्टोर द लैंड, अनलॉक द अपॉर्चुनिटी। वो इस साल का थीम था, 2025 का थीम था। और ये डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट डे किसके अंदर आता है? यूएनसीसीडी के अंदर, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के अंदर आता है ना। सेव द डेट 17 जून 2025, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट डे, रिस्टोर द लैंड, अनलॉक द अपॉर्चुनिटीज। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट्स, इट इज ऑब्जर्व्ड एनुअली बाय द यूनाइटेड नेशन ऑन 17 जून। यूनाइटेड नेशन इसको एनुअली ऑब्जर्व करता है 17 जून को। It marks the adoption of the United Nations Convention to combat desertification in 1994। इस ये मार्क करता है एडॉप्शन किसका? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन का, कि जिससे हम डिजर्टिफिकेशन से कॉम्बैट करेंगे। 1994 में वो लाया गया। द ओनली ग्लोबली लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट, वो ओनली सिर्फ इकलौता ग्लोबली लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है जो डिजर्टिफिकेशन से क्या करता है? डील करता है। डिजर्टिफिकेशन समझते हो ना, कि जो लैंड जो है डेजर्टिफाई होते जा रहा है, डेजर्ट बनते जा रहा है। अब वो डेजर्ट क्यों बनते जा रहा है? क्योंकि वहां से पेड़ काटे जा रहे हैं और भी प्रॉब्लम्स होती जा रही है। तो वो उन सबको क्या करना है? ठीक करना है। लैंड जो डेजर्ट हो रहा है उसको रीस्टोर करना है और अपॉर्चुनिटीज को वापस से रीस्टोर करना है। ग्रीन इंडिया मिशन क्या है? ग्रीन इंडिया मिशन को हमने बहुत पहले लॉन्च किया था, 2014 में। ये एनएपीसीसी के अंदर लॉन्च हुआ था। एनएपीसीसी क्या है हम थोड़ी देर में समझेंगे, बट फिलहाल हम ये समझते हैं कि ग्रीन इंडिया मिशन क्या है। ग्रीन इंडिया मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? ग्रीन इंडिया, इंडिया को ग्रीन करना है। ग्रीन करना है तो फॉरेस्ट को कवर बढ़ाना पड़ेगा, ट्री कवर बढ़ाना पड़ेगा, है ना, चाहे वो फॉरेस्ट लैंड पे हो चाहे नॉन फॉरेस्ट लैंड पे हो। इकोसिस्टम सर्विसेज इंप्रूव करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है? कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन ये होता है कि ट्रीज जो हमारी हैं वो एटमॉस्फेयर से कितना कार्बन डाइऑक्साइड खींच के और जमीन के अंदर डाल देते हैं, इसको हम बोलते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। Creation of an additional carbon sink of 2.5 to 3 billion tons of CO2 equivalent by 2030। तो ग्रीन इंडिया मिशन क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंडस्केप्स, बॉटम अप प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिशन इंटरवेंशन। मिशन इंटरवेंशन का भी इसमें इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। अब रिवाइज्ड रोड मैप क्या है? अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इंडिया का फॉरेस्ट सर्वे ये बताता है इंडिया कुड पोटेंशियली अचीव a carbon sink of 3.39 बिलियन टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट। मतलब इंडिया का पोटेंशियल जो है, इसमें इंडिया में जितने फॉरेस्ट हो सकते हैं, तो इतना 3.39 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से हर साल खींच के और हम लोग जमीन के अंदर स्टोर कर सकते हैं, पेड़ पौधों के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कार्बन सिंक। फॉरेस्ट जो होते हैं एक तरह से कार्बन सिंक का काम करते हैं। To meet this goal, the mission would need to increase forest and tree cover over an estimated 24.7 million hectare of land। अब की मिशन स्ट्रेटजीज क्या है? लिंक टू इंडियाज नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन कमिटमेंट। इंडिया का जो कमिटमेंट है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन का, वहां से की मिशन स्ट्रेटजीज
आती हैं। प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट आता है। यूज कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फंड फॉर रिस्टोरिंग क्रिटिकल एरियाज और सपोर्टिंग विलेज थ्रू कमिटेड इंडिविजुअल्स। विलेज को सपोर्ट करना है कमिटेड इंडिविजुअल्स के थ्रू। कार्बन मार्केट्स को बनाना है, वॉलेंट्री कार्बन मार्केट। कार्बन क्रेडिट, कोई कंपनी अगर कम कार्बन डाइऑक्साइड इमिट कर रही है तो कार्बन क्रेडिट को दूसरे कंट्रीज में बेच सकती है। तो रिवाइज रोड मैप ऑफ द मिशन क्या है? रिवाइज रोड मैप, द मिशन प्रोपोजेज अ माइक्रो इकोसिस्टम अप्रोच। माइक्रो इकोसिस्टम मतलब छोटा इकोसिस्टम, है ना। फॉरेस्ट वॉरेस्ट लगाया जाएगा ठीक है, बट छोटे एरिया में भी हमें माइक्रो इकोसिस्टम अप्रोच लाना है, जिससे कि इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन किया जा सके वल्नरेबल लैंडस्केप में। द अप्रोच इन्वॉल्व रीजन स्पेसिफिक रिस्टोरेशन प्रैक्टिसेस। अलग अलग रीजन में, फॉरेस्ट में अलग, है ना, डेजर्ट वाले एरियाज के लिए अलग, ठीक है, अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग रिस्टोरेशन प्रैक्टिसेस लाया जाएगा। टेलर, टेलर क्या करता है? आपके नाप का कपड़ा बनाता है, तो अलग अलग नीड के हिसाब से अलग अलग अप्रोच लाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अरावलीज के लिए अलग हो सकता है, वेस्टर्न घाट के लिए अलग स्कोप हो सकता है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया के लिए अलग हो सकता है, मैंग्रोव्स के लिए अलग हो सकता है। Proactive Green India Force, a cadre of willing, dedicated and trained youth will help in implementation. Green India mission क्या है? Restoration will be carried out through the recovery of open forest, agroforestry and plantation on degraded land. Tree plantation will also be undertaken on westland. Tree plantation किया जाएगा, westland पे भी किया जाएगा, railway lines के along भी किया जाएगा, railway line पे ही नहीं, उनके around किया जाएगा, and national highways पे भी किया जाएगा कि हमारा green cover को बढ़ाया जा सके। अब बात ये हो रही है कि जब हम डील करना चाहते हैं क्लाइमेट चेंज से, तो क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए ग्लोबल नेगोशिएशन कौन सा है, ग्लोबल बॉडीज कौन सा है? UNFCCC, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का जो मेन थीम था कि हमें क्या करना है, हर कंट्री अपने आप से प्लेज ले कि वो कितना कार्बन डाइऑक्साइड कम करेगा, कितना क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट करेगा। प्लेज लेने को बोलते हैं नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। हर नेशन खुद से डिटरमाइन करेगा कि उसको क्या कंट्रीब्यूशन लेना है। तो इंडिया ने, जब UNFCCC का मीटिंग होते रहता है, जितनी बार मीटिंग होता है उसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। जब 26 टाइम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ था ग्लासगो में, तो वहां पे हमने क्या क्या प्लेज लिया था? इंडिया विल इंक्रीज इट्स नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी टू 500 गीगावाट, 500 गीगावाट तक कर देंगे। इंडिया विल मीट 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। इंडिया विल रिड्यूस द टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन बाय 1 बिलियन टन। हमारा जो जितना कार्बन एमिशन होगा हम उसको 1 बिलियन टन से घटा लेंगे। बाय 2030 इंडिया विल रिड्यूस द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी। मतलब हमारा इकोनॉमी जितना इंटेंसिटी से कार्बन रिलीज कर रहा है ना, उस इंटेंसिटी को 45% से घटा के हम 35% पर ले आएंगे। मतलब इकोनॉमी तो ग्रो होगा, अभी इकोनॉमी हमारा 4.2 ट्रिलियन के आसपास होगा, इकोनॉमी और ग्रो होगा, 5-6 जाएगा, बट 4.2 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए कुछ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा होगा, ठीक है, वो इंटेंसिटी कम हो जाएगा उस कार्बन डाइऑक्साइड का। बाय 2070 इंडिया विल अचीव द टारगेट ऑफ नेट जीरो। नेट जीरो मतलब जितना कार्बन डाइऑक्साइड हमारा कंट्री रिलीज कर रहा होगा उतने हमारे पास ट्रीज होंगे, कार्बन सिंक होगा कि उसको वो जमीन के अंदर सिक्वेस्ट कर दे रहा होगा, जिसको बोलते हैं नेट जीरो एफर्ट। द हाइलाइट्स फ्रॉम फॉरेस्ट रिपोर्ट। फॉरेस्ट रिपोर्ट क्या बोलता है? इंडियाज कार्बन स्टॉक 30.43 बिलियन टन हो चुका है। इंडिया हैज रीच्ड 2.29 बिलियन टन ऑफ एडिशनल कार्बन सिंक as against the target of 2.5 to 3 billion ton by 2030 compared to the base year of 2005। हमारा जो टारगेट था 2030 तक अचीव करने वाला, उससे हम 2.29 बिलियन टन ज्यादा ही पहुंच चुके हैं। इसका मतलब इंडिया प्रोग्रेस ऑन NDC जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने ये रिपोर्ट दिया है। अब हम बात करेंगे NAPCC का, जो हमने पहले बोला था कि बाद में पढ़ते हैं। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए ग्लोबली बॉडी क्या बनी? UNFCCC। बट इंडिया ने बॉडी अपने अंदर क्या प्लान लाया? नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। NAPCC इज इंडियाज की पॉलिसी फ्रेमवर्क टू टैकल क्लाइमेट चेंज। 2008 में लॉन्च किया गया। कॉम्प्राइजेस 8 नेशनल मिशंस। 8 नेशनल मिशंस कॉम्प्राइज होते हैं। एम्स टू अचीव इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल क्लाइमेट रेजिलियंस। इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल क्लाइमेट रेजिलियंस को अचीव करना चाहता है। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज क्या है? 8 मिशन टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज कंसर्न एंड प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी क्या करेगा, प्रमोट। फॉर एग्जाम्पल नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, नेशनल मिशन फॉर इनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल वाटर मिशन। देखो यहाँ पे हम सोलर के लिए भी काम कर रहे हैं, हैबिटेट मतलब घर के लिए काम कर रहे हैं, यहाँ पे हिमालयन इकोसिस्टम को कैसे रिस्टोर करना है, एनर्जी एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाना है, वाटर पे कैसे काम करना है, क्लाइमेट चेंज के लिए अपना नॉलेज कैसे बढ़ाना है, ग्रीन इंडिया। अब ये ग्रीन इंडिया मिशन देख रहे हो, नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया, ये यही इसी के बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। इसी का जो पूरा अपडेट हुआ है ये इसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो नेशनल एक्शन प्लान ऑफ क्लाइमेट चेंज के अंदर नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया एक कंपोनेंट है, 8 कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट है, और फिर एक एग्रीकल्चर वाला कंपोनेंट आ जाता है। तो ग्रीन इंडिया मिशन की वापस बात करते हैं, इसमें क्या क्या प्रोग्रेस अभी तक हुआ है। बाय 2023 इंडियाज फॉरेस्ट कवर हैज शोन ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट। Between 2015-16 and 2020, 11.22 million hectares were brought under plantation through Green India Mission। है ना, बहुत सारा हेक्टेयर जमीन को प्लांटेशन में लाया गया ग्रीन इंडिया मिशन के तहत। ISFR रिपोर्ट ये बताती है चैलेंजेस क्या है। देयर आर फंडिंग गैप्स दैट हिंडर लार्ज स्केल एफॉरेस्टेशन। पैसा नहीं है कि लार्ज स्केल एफॉरेस्टेशन किया जा सके। स्प्रेड ऑफ इन्वेजिव स्पीसीज प्लांटेशन, ऐसा स्पीसीज जो आके पूरा जंगल कब्जा कर ले, एक पौधा जो है वैसे ही सेम पौधों की प्रजातियां जो हैं उसको क्या बोलते हैं, इन्वेजिव स्पीसीज, जो बाकी किसी और टाइप के जो पेड़ पौधे हैं उनको उगने ही नहीं दे। ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट रिमेन एडिक्वेटली प्रोटेक्टेड। ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना फॉरेस्ट पुराना होता है वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक पहुंचता है ना, वो इनएडिक्वेटली प्रोटेक्टेड है। ठीक है, तो ये सारा चीज हमें यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करना होगा। वे फॉरवर्ड फॉर ग्रीन इंडिया मिशन, ग्रीन इंडिया मिशन के लिए वे फॉरवर्ड क्या है। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्रीन इंडिया मिशन इज क्रूशियल फॉर अचीविंग द नेशनल गोल ऑफ 33% फॉरेस्ट कवर। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन अगर हम ग्रीन इंडिया मिशन का करेंगे, दैट इज वेरी वेरी एसेंशियल कि हम 33% फॉरेस्ट कवर पूरे इंडिया में पहुंच चुके हैं, और हमारा नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन भी क्या होता रहे, मीट होता रहे। सेकेंड टॉपिक इज ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स। लाइवेबिलिटी, लाइव है ना, मतलब लिवेबिलिटी मतलब क्या हो गया, सीधे सीधे क्या हो गया कि आप किस सिटी में रह रहे हो, तो सिटी रहने लायक है कि नहीं है ना, पॉल्यूशन कैसा है, सिटी में एमिनिटीज कैसी हैं, ट्रैफिक कैसा है, उस पे बनता है लाइवेबिलिटी इंडेक्स। तो ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स किसका रिपोर्ट है, EIU का रिपोर्ट होता है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। प्रीलिम्स में यही पूछा जाता है कि रिपोर्ट कौन रिलीज करता है। EIU has released its global liability index evaluating 173 cities worldwide on their quality of life। क्वालिटी ऑफ लाइफ पे 173 सिटीज को क्या करता है, इवेल्युएट करता है। ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स, रिपोर्ट्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं। अबाउट द ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स, इट इज रिलीज एनुअली बाय द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इसको रिलीज करता है। इट मेजर्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन 173 सिटीज वर्ल्डवाइड। वर्ल्डवाइड 173 सिटीज में क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेजर करता है ना, सिर्फ इंडिया में नहीं, ये कंट्रीज की बात नहीं हो रही, सिटीज की बात हो रही। और ये बताता है कि किसी भी सिटी में रहना कितना चैलेंजिंग है या कितना कंफर्टेबल है। इट इज सिग्निफिकेंट पर्टिकुलरली फॉर पॉलिसी प्लानिंग। अलग अलग सिटीज को अपना पॉलिसी बनाने के लिए, एक्सपैट्रिएट को रीलोकेट करने के लिए कि आप किसी और सिटी में जाके रहिए, इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिटीज आर रेटेड फ्रॉम 1 मतलब इंटॉलरेबल टू 100 मतलब आइडियल। 1 से 100 का स्कोर मिलता है सिटीज को यूजिंग 30+ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स। बहुत सारे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंडिकेटर यूज किए जाते हैं, और उससे ये दिखाया जाता है कि कौन सा सिटी रहने लायक है। 100 सिटी अगर किसी को मार्क्स मिल गया तो परफेक्ट सिटी है, 1 मार्क्स मिल रहा है तो बहुत ज्यादा इंटॉलरेबल, उस सिटी रहने लायक नहीं है। 5 असेसमेंट कैटेगरी ऑफ द लाइबिलिटी इंडेक्स, स्टेबिलिटी देखा जाता है, लेवल ऑफ क्राइम, सिविल अनरेस्ट, टेररिज्म थ्रेट, है ना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, आप पॉलिटिकल सिक्योरिटी, ये सीधे सीधे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 25%। हेल्थ केयर इवेलुएट्स द क्वालिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल सर्विस। मेडिकल सर्विस कैसा है, मेडिकल सर्विस का क्वालिटी कैसा है, एक्सेसिबिलिटी कैसा, एक्सेसिबल भी है कि बहुत दूर है, अवेलेबल है कि नहीं है, कल्चर एंड एनवायरनमेंट कैसा है ना, क्लाइमेट कैसा है, कल्चरल ऑफरिंग क्या है ना, आप इंजॉय कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो वहाँ पे, एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या है, एजुकेशन मेजर्स एक्सेस टू पब्लिक एंड प्राइवेट एजुकेशन एंड ओवरऑल क्वालिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर, लास्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पहले सोच रहे होगे है ना, कि ट्रांसपोर्ट क्या होगा, रोड्स कैसे होंगे,
हाउसिंग एंड यूटिलिटी सर्विसेज, फ्लड ब्लड मैनेजमेंट और बाकी चीजें, कूड़ा कचरा उठाने के लिए कौन आ रहा है, तो ये आप ज्यादा ध्यान दे रहे होगे। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा किसके पास है, स्टेबिलिटी के पास है, कल्चर एंड एनवायरनमेंट के पास है। तो ये सब सीधे सीधे पैरामीटर्स हैं जो कि यहाँ पे यूज हो रहे हैं सिटी का लाइबिलिटी देखने के लिए। द ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2025, इसमें 80 to 100 मार्क्स रेटिंग वाली सिटीज, देयर आर फ्यू इफ एनी चैलेंजेस टू लिविंग स्टैंडर्ड। बहुत कम सिटी है 80 to 100 रेटिंग वाली। 70 to 80 वाली, डे टू डे लिविंग इज फाइन इन जनरल बट सम एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में इंटेल प्रॉब्लम। डे टू डे के लिए फिर भी ठीक है, ओके ओके है। 60 to 70 का अगर मार्क्स आ रहा है, निगेटिव फैक्टर्स हैव एन इम्पैक्ट ऑन डे टू डे लिविंग, तो बहुत सारा फैक्टर ऐसा होगा कि आपका डे टू डे लाइफ इम्पैक्ट हो रहा होगा। 80 to 100 वाली सिटीज कम है और वहाँ बढ़िया है, ठीक है रहना। 50 to 60 लाइबिलिटी इज सब्सटेंशियली कंस्ट्रेंड, बहुत मुश्किल है वहाँ जीना। 50 से कम वाले, मोस्ट एस्पेक्ट ऑफ लिविंग आर सीवियरली रिस्ट्रिक्टेड, 50 से कम वाले जहाँ पे रहना मुश्किल है। 3 ऑफ द मोस्ट लाइवेबल रीजन सी अ ड्रॉप इन स्कोर, इस साल स्कोर में क्या हुआ है, ड्रॉप हुआ है। एशिया पैसिफिक में स्कोर में ड्रॉप हुआ है। एशिया पैसिफिक में आपको चाइना, जापान, हांगकांग, ये सारे, सिंगापुर, ये सब कुछ आ जाता है, पूरी आसियान कंट्रीज। ईस्टर्न यूरोप में लाइबिलिटी में देखो इजाफा हुआ है। आप बोलोगे रशिया यूक्रेन, वो चल रहा है 2-3 साल से ना। लैटिन अमेरिका में इजाफा हुआ है, मिडिल ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में इजाफा हुआ है ना। नॉर्थ अफ्रीका में है ना 0.5 मार्क्स का। नॉर्थ अमेरिका में कम हुआ है, कनाडा, ठीक है, यूएसए, सब सारे अफ्रीका में पॉइंट्स बढ़े हैं। वेस्टर्न यूरोप में कम हुए हैं लाइबिलिटी इंडेक्स, ठीक है, पॉइंट्स। वर्ल्ड 10 मोस्ट एंड लीस्ट लाइवेबल सिटीज, सबसे ज्यादा लाइवेबल सिटीज कौन है, कोपेनहेगन। कोपेनहेगन जाओ, मस्त रहो वहां पे। वियना जाओ, वियना ठीक है, ऑस्ट्रिया, वियना। ज्यूरिक जाओ, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में है। मेलबर्न जाओ, ऑस्ट्रेलिया में है ना। जेनेवा जाओ, जेनेवा कन्वेंशन की बात करते हैं हम। सिडनी जाओ, ऑस्ट्रेलिया में। ओसाका जाओ, ओसाका ट्रैक, जापान में। ऑकलैंड जाओ, ठीक है, एडिलेड जाओ, फिर वैंकूवर जाओ। तो इसमें आप देखोगे कि पूरा ऑस्ट्रेलियन सिटीज जो है मस्त भरी हुई हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जिनका रैंक, वर्स्ट रैंक वाली सिटीज कौन सी है। दमास्कस, ठीक है, ये सब आपको वेस्ट एशिया वाली कंट्री, वेस्ट एशिया की सिटी है दमास्कस। त्रिपोली, ढाका, ढाका तो पता ही है आपको। कराची, ठीक है, अल्जीरियस, लागोस, हरारे, जिम्बाब्वे कैपिटल। पोर्ट मोर्सबी, क्विव, है ना, क्विव अभी तो यूक्रेन का कैपिटल है, तो ऑब्वियसली वहां पे रैंकिंग इसकी खराब रहेगी ही। तो क्या इनको याद करना है, याद करने की जरूरत नहीं है। मे बी अगर आपको थोड़ा सा याद रखना है, फर्स्ट एंड लास्ट रैंक को आप एक बार ध्यान से देख सकते हो, ठीक है। तो दमास्कस जो है वो सीरिया में है, रिमेन्स द लीस्ट लाइवेबल फॉलोइंग त्रिपोली एंड ढाका, तो ये रखने की जरूरत नहीं है। इंडिया का पोजीशन आप जरूर देख सकते हो, बोथ दिल्ली एंड मुंबई रैंक 141st आउट ऑफ 173 सिटीज। दिल्ली एंड मुंबई का रैंक कितना था, 141 कॉमन रैंक था, है ना। रिफ्लेक्टिंग परसिस्टेंट इश्यूज इन हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एयर क्वालिटी एंड पब्लिक सेफ्टी, ठीक है। ऐसा नहीं किसी का दिल्ली का रैंक ज्यादा है या मुंबई का रैंक ज्यादा है। द मिसिंग माइनिंग ड्राइव, माइनिंग क्यों नहीं हो पा रही है ना। हम लोग माइनिंग की बात करते हैं, माइनिंग क्यों जरूरी है। माइनिंग, माइनिंग से क्या होगा, जो मिनरल्स भरे हुए हैं जमीन के अंदर वो निकालना, है ना। अभी अभी जो टाइम चल रहा है वो क्रिटिकल मिनरल का टाइम चल रहा है। क्रिटिकल मिनरल हम इंपोर्ट ही करते जाते हैं, बट हम लोग खुद माइन क्यों नहीं कर पा रहे, ये आर्टिकल पूरा उसके बारे में आपको बताएगा। अगर हम एंशियंट टाइम से जाएं तो एंशियंट टाइम पे क्या हो रहा था, ब्रोंज नियोलिथिक पीरियड के बाद से चाल्कोलिथिक पीरियड आ चुका था, अराउंड 7000 ईयर्स अगो। ह्यूमन ट्रांजिशन फ्रॉम नियोलिथिक एज मार्क द बिगिनिंग ऑफ मेटल यूज। नियोलिथिक के बाद हम मेटल यूज करना स्टार्ट कर चुके थे। फिर ब्रॉन्ज एज आया, फिर आयरन एज आया, है ना। अब आयरन एज में हम आयरन के टूल्स यूज कर रहे थे, ब्रॉन्ज एज में हम ब्रॉन्ज के टूल्स यूज कर रहे थे, ठीक है, जिसमें कॉपर टीन का एक कॉम्बिनेशन है। फिर हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आते आते बहुत टाइम लग गया आयरन एज से, 2000-2500 साल लग गया आयरन एज से। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 19th-20th सेंचुरी में हमने कोयला, क्रूड ऑयल, इन सब की हेल्प से बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज खड़ा की। अभी जो टाइम चल रहा है वो क्रिटिकल मिनरल का एज चल रहा है। क्रिटिकल मिनरल जो है वो अभी की टेक्नोलॉजी को डिफाइन करेगा, ठीक है। 21st सेंचुरी डिफाइंड एज द क्रिटिकल मिनरल एज ड्यू टू द सेंट्रल रोल ऑफ रेयर मिनरल्स इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्रिटिकल मिनरल कौन है, दिस मिनरल्स आर एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है।
They are used vital for development of materials for defense, aerospace, nuclear and space application. Why are these mineral critical? Clean energy transition. एनर्जी का ट्रांजिशन क्या होगा? क्लीन, है ना, मतलब जो आप हम कोयले वाली एनर्जी यूज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैस वाली एनर्जी, ओवर डिपेंडेंसी ऑन अदर कंट्रीज पे हमारा डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है जिसको कम करना है. सप्लाई रिस्क, रेयर अवेलेबिलिटी एंड ग्रोइंग डिमांड ऑफ मिनरल. मिनरल का डिमांड जो है वो ग्रो हो रहा है, सप्लाई रिस्क बढ़ रहा है, उसको हमें क्या करना है? मिनिमाइज करना है. क्रिटिकल मिनरल्स आइडेंटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या क्रिटिकल मिनरल्स आइडेंटिफाई करती है? ये सारे 30 क्रिटिकल मिनरल जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आइडेंटिफाई करती है, जो बार बार हम लोगों ने पढ़ा भी है. एंटीमोनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, कॉपर, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, इंडियम, लिथियम, है ना, निकेल, ये सारे जो हैं बहुत सारे, कैडमियम, सेलेनियम, टेल्यूरियम, टेंटलम, स्ट्रॉन्शियम, ये सारा क्या है? पोटाश, सब क्रिटिकल मिनरल है. सिलिकॉन भी है. ठीक है, अब बात ये आती है, देखो, क्रिटिकल मिनरल के ऊपर क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में भी आया इस साल, एपीएससी प्रीलिम्स में भी आया, बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, मेंस में भी आ सकता है. स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल मिनरल इन ग्लोबल पॉलिटिक्स. ग्लोबल पॉलिटिक्स में क्या इंपॉर्टेंस है? जियो पॉलिटिकल ड्राइवर्स. यूएस फॉरेन पॉलिसी अंडर डोनाल्ड ट्रंप प्रायोरिटाइज कंट्रोल ओवर मिनरल रिच रीजन्स लाइक कनाडा, ग्रीनलैंड एंड यूक्रेन. डोनाल्ड ट्रंप क्या प्रायोरिटाइज कर रहे हैं कि मिनरल रिच रीजन जो हैं, कनाडा, ग्रीनलैंड और यूक्रेन को हम क्या करें? कंट्रोल करके रखें. चाइना, फॉर एग्जांपल, ग्रीनलैंड को बार बार वो खरीदने की भी बात बोलते हैं. चाइना विल्ड्स इन्फ्लुएंस वाया रेयर अर्थ मिनरल्स डोमिनेंस. चाइना रेयर अर्थ मिनरल पे पूरा डोमिनेंस बना के बैठा है. क्रिटिकल मिनरल क्रिटिकल कैसे होता है? क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है और सप्लाई का रिस्क है, इसी वजह से वो क्रिटिकल हो जाता है. तो यूएस का डोमेस्टिक पॉलिसी में भी शिफ्ट हो रहा है. वास्ट फेडरल लैंड ओपन फॉर मिनरल एक्सप्लोरेशन. फास्ट ट्रैक क्लियरेंस मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस्ड. रिडक्शन इन अप्रूवल टाइम फ्रॉम 1 ईयर टू लेस देन अ मंथ. 1 साल से लेस देन अ मंथ इनका अप्रूवल टाइम हो गया. टॉप प्रोड्यूसर ग्लोबली ऑफ द 18 क्रिटिकल मिनरल. वर्ल्ड में 18 क्रिटिकल मिनरल के टॉप प्रोड्यूसर कौन कौन से हैं? अब देखो, यहाँ पे मैक्सिमम देखोगे तो यहाँ पे आपको चाइना दिखाई देगा. चाइना बहुत सारों में लीड करता है. चाइना के अलावा देखो और भी कंट्रीज हैं. ऑस्ट्रेलिया में आपको लिथियम मिलेगा, वियतनाम में आपको बिस्मथ मिलेगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में आपको कोबाल्ट और टैंटलम मिलेंगे, साउथ अफ्रीका में आपको प्लेटिनम मिलेगा, ब्राजील में आपको नियोबियम मिलेगा, रशिया में आपको पैलेडियम मिलेगा. चाइना में तो यहाँ लाइन लगा हुआ है, एंटीमनी, कोबाल्ट, गैलियम, ग्रेफाइट, इंडियम, मैग्नीशियम, है ना, पूरा लाइन ही लगा हुआ है चाइना के अंदर. सिग्निफिकेंस ऑफ क्रिटिकल मिनरल इन सप्लाई चेन कॉन्सेंट्रेशन एंड स्ट्रेटेजिक रिस्क. सप्लाई चेन कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब है? कि सप्लाई चेन पूरा कॉन्सेंट्रेटेड है चाइना में या अलग अलग कंट्रीज में, वो रिस्की है. अगर कुछ प्रॉब्लम होने से चाइना के साथ फिर हमारे पास वो मिनरल्स नहीं आएंगे. हाई डिपेंडेंसी एंड ज्योग्राफिक कंसेंट्रेशन. कोबाल्ट मोस्टली फ्रॉम द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कोबाल्ट आता है. निकेल कहाँ से आता है? इंडोनेशिया कंट्रोल्स 50% ऑफ माइनिंग, है ना, माइनिंग वहां से. अब देखो, माइनिंग एक एस्पेक्ट होता है कि माइंस कहाँ पे वहां से निकाला जाए. ठीक है, अब मिनरल्स को निकालने के बाद, माइंस से एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको क्या करना होता है? प्यूरिफाई भी करना होता है, उसको यूज लाइक बनाना होता है. वो अलग कंट्रीज में भी हो सकता है. रेयर अर्थ, चाइना हैज 66% शेयर इन माइनिंग ओवर 90% इन प्रोसेसिंग. तो माइनिंग करने के बाद 90% प्रोसेस भी चाइना में होता है. ये चाइना के लिए यूनिक है ना. माइनिंग भी हो रहा है वहां पे, रिजर्व भी है और प्रोसेसिंग भी हो रहा है. बहुत सारे कंट्रीज माइनिंग तो कर पाती हैं, प्रोसेसिंग के लिए उनके पास सुविधाएं नहीं है. लिथियम डोमिनेटेड बाय ऑस्ट्रेलिया, चिली एंड चाइना. प्रोसेसिंग बॉटलनेक्स क्या है? प्रोसेस करने के लिए क्या होता है? चाइना डोमिनेट्स प्रोसेसिंग ऑफ कॉपर, एल्यूमिनियम, रेयर अर्थ एंड अदर क्रिटिकल मिनरल को डोमिनेट करता है. सारा प्रोसेसिंग वहां पे हो रहा है. द मोनोपोली कैन हॉल्ट ग्लोबल इंडस्ट्रीज स्पेशली ईवी एंड क्लीन एनर्जी सेक्टर, है ना, उसका सीधे सीधे मोनोपोली है. सिग्निफिकेंस इन क्लाइमेट चेंज एंड द टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट. क्लाइमेट ड्रिवन डिमांड. ग्रीन टेक्नोलॉजी का डिमांड बढ़ रहा है. ईवी, सोलर, विंड आर हाईली मिनरल इंटेंसिव. मिनरल बहुत चाहिए इसमें. EVs use 6 times more mineral than conventional vehicle. कन्वेंशनल व्हीकल से 6 टाइम ज्यादा मिनरल ईवी में चाहिए. ऑफशोर विंड प्लांट कंज्यूम 9 times more mineral than fossil fuel. ऑफशोर विंड प्लांट, है ना, ऑफशोर मतलब समुद्र के किनारे वाला विंड प्लांट जो होगा, ऐसे हवा से चलने वाला विंड प्लांट, वो फॉसिल फ्यूल प्लांट के कंपेरिजन में 9 टाइम्स ज्यादा इसमें मिनरल्स लगता है. ठीक है. फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी कौन कौन सी है? एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, बिग डेटा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर. रिक्वायर मिनरल्स लाइक कॉपर. इनको भी कॉपर चाहिए, लिथियम चाहिए, कोबाल्ट चाहिए, निकल चाहिए बैटरीज के लिए. डेटा सेंटर के लिए कॉपर चाहिए. इंडिया पोजीशन एंड स्ट्रेटेजिक सॉल्यूशन क्या है?
इंडिया का चैलेंज क्या है? अंडर एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल। मिनरल है, हम एक्सप्लोर ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे पास मिनरल है तो कहाँ है। डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट, इंपोर्ट पे हमारा पूरा का पूरा डिपेंडेंस बना हुआ है। लैक ऑफ डोमेस्टिक प्रोसेसिंग, अगर हम मिनरल रिजर्व भी है, निकाल भी लेंगे, प्रोसेस करने का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है। स्ट्रेटेजिक सॉल्यूशन, यूएस के साथ हम लोग ट्रीटी में गए हैं। इवेलुएट यूएस स्टाइल फास्ट ट्रैक पॉलिसीज फॉर एक्सप्लोरेशन एंड प्रोसेसिंग। पहले डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन को प्रायोरिटाइज करना है जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग स्मूथ हो सके। लेवरेज इंडिया जियोलॉजिकल वेल्थ फॉर मिनरल इंडिपेंडेंस एंड इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस। इंडिया थ्री स्टेज अप्रोच टू इवेलुएटिंग मिनरल क्रिटिकलिटी। थ्री स्टेज अप्रोच क्या है? स्टेज वन, रिव्यूइंग क्रिटिकल मिनरल स्ट्रेटजीज ऑफ अदर कंट्रीज लाइक यूएस जापान। यूएस जापान के जैसा क्रिटिकल मिनरल स्ट्रेटजी को रिव्यू करना होगा। इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन करना होगा, है ना। इवेलुएटिंग मिनरल क्रिटिकली, क्रिटिकली मिनरल को हमें इवेलुएट भी करना होगा। कंक्लूजन क्या है? द 21st century is unequivocally the age of critical mineral which lie at the intersection of climate change, geopolitics and technology. For India to emerge as manufacturing and strategic power, securing a reliable and indigenous supply of these minerals is not optional but essential. अगर इनका सप्लाई जो है वो ऑप्शनल नहीं है, रादर क्या है? एसेंशियल है। तो आई होप ये सारे टॉपिक्स आपके समझ में आए होंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।